तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस टेस्ट के नाक में दम कर दे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड के लिए फ्रेंड्स सेट नंबर 5 लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, मैं ये सोशल साइंस का लेके आया हूँ। इससे पहले वीडियो मैं पूरे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ इसका आंसर बताने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले प्रश्न को स्टार्ट करें फ्रेंड्स। क्या है, लिखिए, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का देन है आपका स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। और हम लोग ये जानना चाहेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था। 14 जुलाई 1789 को हुआ था। क्लियर है? इसे आप लोग याद रखेंगे। 14 जुलाई 1789 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो फ्रांस के पेरिस नगर में। फ्रांस के पेरिस नगर में। अब देखिए, क्वेश्चंस अगर आप लोग एग्जाम में पूछता है रूसी क्रांति कब हुआ, तो रूसी क्रांति हुआ था फ्रेंड्स 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इतना आप लोग याद रखेंगे। क्लियर ना? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? क्वेश्चंस पूछ रहा फ्रेंड्स, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1871 में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए, कुछ एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ कुछ वर्क आ सके। तो आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कुल 3 युद्ध किए थे। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कुल कितने युद्ध किए थे? किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। कितना किया था फ्रेंड्स? 3। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना? और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। जनवरी 1871 में हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है ना किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, अगर क्वेश्चन आता है संधि, अगर पूछता है किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो आप लोग याद रखेंगे वर्यास की संधि। वर्यास की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसे आप लोग याद रखेंगे। और तो और इससे एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ताकि महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोग का। लौह एवं रक्त की नीति, अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई किसने था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था लौह एवं रक्त की नीति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। यह किसका स्टेटमेंट है? क्वेश्चंस क्या लिख रहा है, देखिए, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड रूसो। रूसो का यह स्टेटमेंट है, रूसो। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके कल्पना दर्श में एक आदर्श समाज का कल्पना की गई है, यानी यूटोपिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि फ्रेडरिक सारियुक में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक सारियुक। अब देखिए, क्वेश्चन आता है जोसेफ मैथ्सनी। जोसेफ मैथ्सनी को क्या कहते हैं आप लोग जानते हो? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे ना, यंग इटली की स्थापना जोसेफ मैथ्सनी ने किया था, जिसका नाम है जोसेफ मैथ्सनी। क्लियर ना? अब क्वेश्चंस अगर यहाँ पूछ देता ना, इटली के एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अगर आंदोलन का नेतृत्व बोलता ना, काउंट कैमुलो दा काबुल के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, काउंट कैमुलो दा काबुल के बारे में लिख सकते हैं। इन्होंने नेतृत्व किया था। क्लियर ना? और अगर बोले यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो जोसेफ मैथ्सनी ने किया था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, मे बी चांसेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग जानिए असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिए, असहयोग आंदोलन हुआ कब था? बिल्कुल सही। तो असहयोग आंदोलन फ्रेंड्स आप लोग के बताता हूँ मैं। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसे याद रखेंगे, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। क्लियर ना? लेकिन इसकी जो समाप्ति हुआ था ना, वह चौरी चौरा कांड से हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड से हुआ था। अगर क्वेश्चन आता चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखेंगे 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। क्लियर ना? अब देखिए, अगर इसी में क्वेश्चन आता है कि ये क्या, ऑप्शन से मैं खोलता हूँ, दांडी यात्रा कब हुआ था? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी चलने के लिए प्रारंभ किया था। क्लियर ना? काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसे भी याद कर लीजिए, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अब नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसे याद कर सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को है, जो कि बस 10 दिन बाद आने वाला है। ठीक है ना? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण और तगड़ा क्वेश्चन इसे बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे ना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से हुई थी। इसकी घोषणा हुआ था 8 अगस्त 1942 को, लेकिन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 8
ऐसे वाइस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन याद रखेंगे 9 अगस्त 1942 से हुआ था, 9 अगस्त 1942 से हुआ था, इतना आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। देखिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन अगर क्वेश्चन आता है कहाँ से हुआ था, तो महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक क्या है, महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से हुआ था, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है ना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। अगर क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल ने। लेकिन क्वेश्चन आता है कब हुआ था, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सेंट फ्रांसिस्को में हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया है, तो स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को अविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया, अविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है, कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है, तो नवीकरण संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो समाप्ति के आधार पर होता है, जिसका भंडार एवं परिवहन समान होता है। इसका आंसर हो गया कोयला। नेक्स्ट, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन का अधिकार नहीं होता है, तो ये आप लोग का आंसर याद होगा फ्रेंड्स, 200 किलोमीटर। कितना होगा, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 27%। कितना होगा, 27%। नेक्स्ट, भूमि मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है, तो मृदा अपरदन का जो कारण, देखिए मृदा अपरदन होता क्या, मिट्टी की ऊपरी सतह का बह जाना या हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1 होगा, क्या होगा, 1, यानी जंगल। नेक्स्ट, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने की खतरा है, तो लुप्त होने की खतरा जो है ना वह 20% को है। कितना का है, 20%। सदाबहार वृक्ष चिड़ एक औषधीय वनस्पति या किस राज्य में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा ना, सबसे पहले अगर क्वेश्चन चिड़ कैसा पेड़ है, तो एक सदाबहार वन है। ये कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, पेड़ एक विशेष आश्रमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारू है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाशीलता को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता एवं स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है, तो ये जो क्वेश्चन जो है फ्रेंड, कथन जो है गौतम बुद्ध का है। क्लियर ना, गौतम बुद्ध का है। नेक्स्ट, भारत में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स 71%, 71%। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है, तो बहुउद्देशीय परियोजना का जो लाभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपयुक्त सभी। क्योंकि बहुउद्देशीय योजना उस योजना को कहते हैं जिसमें बहुत सारे उद्देश्य लेके किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है। जैसे बाढ़ पर नियंत्रण हो गया, सिंचाई का सुविधा हो गया, जल विद्युत उत्पादन हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारी चीज़ को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से। नेक्स्ट, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्याओं से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय की सबसे पहले गणना जो किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसे याद कर सकते हैं आप लोग। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसके भाई को जितना स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। बिल्कुल सही है, मिलना भी चाहिए। शिशु मृत्यु दर का क्या सूचित करता है, तो शिशु मृत्यु दर जो सूचित करता है फ्रेंड्स, देखिए इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात होता है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन सा है, तो देखिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से भी, विद्युत से भी, तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स, तृतीय क्षेत्रक को हम लोग सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो देखिए, बैंकिंग भी हम लोग को मदद करता है, यानी सेवा हम लोग प्रदान करता है। अध्यापन भी सेवा प्रदान करता है, कॉल सेंटर भी प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो? मधुमक्खी पालन। क्योंकि मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट, मनरेगा का विस्तारित रूप लिखें। तो मनरेगा का जो विस्तारित रूप होता है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ये होता है, क्लियर ना। इसका जो नाम पड़ गया था मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 से पड़ा था, इसे याद कर सकते हैं। इसका पहले नाम था नरेगा। नेक्स्ट, किसी वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहता है। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिए ना, किसी वर्ष में तो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के होता है, यानी इसे हम लोग बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि से संलग्न है? तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्या बोला? सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। तो अगर देखिए यहाँ पे क्या लिख, सरकारी अस्पताल में अगर कोई भी आपका सरकारी चीज़ से अगर रिलेटेड रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं संगठित क्षेत्र। क्या बोलेंगे? संगठित क्षेत्र। और असंगठित उसे कहते हैं जो प्राइवेट में रहता है। नेक्स्ट, भारत को किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई गई है? तो सबसे ज़्यादा जो पाई गई फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्रक में। किसमें पाई गई? कृषि क्षेत्रक में। नेक्स्ट, किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, टर्शरी, क्योंकि इसमें सेवा में प्रदान करता ना, इसलिए। नेक्स्ट, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच और फ्रेंच भाषा समुदायों को का असमान प्रतिनिधित्व है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्या लिख रहा है? देखिए, संगठनात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं अगर पूछ रहा ना तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका में संगठनात्मक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक तो एकात्मक जो होता है ना वह श्रीलंका में होता है, श्रीलंका में एकात्मक होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, शिक्षा जो है ना समवर्ती सूची में शामिल है, समवर्ती सूची में। क्योंकि देखिए आप लोग देखें, एक मीडियम होता है जैक भी होता है और एक CBSE भी होता है, और दोनों को प्राय पढ़ाई तो होता है ना, तो इसे लिख सकते हैं समवर्ती सूची। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर पे है? तो भारत में स्थानीय शासन प्रणाली जो है ना त्रिस्तरीय। क्या फ्रेंड्स? त्रिस्तरीय है, इसे याद रखेंगे, त्रिस्तरीय होता है। संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी चलेंगे, यानी कि निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित कौन सुमेलित है? तो फ्रेंड्स सुमेलित के बारे में बोलेंगे कौन सही है? तो देखिए, सबसे पहले देखिए संघ सूची, तो संघ सूची में पुलिस नहीं आती है क्योंकि वह राज्य सूची के अंतर्गत आती है। फिर राज्य सूची में लिख रहा बैंकिंग आपका संघ सूची में आती है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची के अंदर वन विवाह उत्तराधिकारी आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एकहित समूह का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर किससे देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर होगा डी, बामसेफ। नेक्स्ट, नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया? तो नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र और जन संघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? तो इसका आंसर मैं इंतजार करूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा ऑपरेशन नहीं किया हूँ क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं सेट नंबर 4 अपलोड करूँगा, तो चलिए थैंक यू सो मच।